साथियों नमस्कार। भारत की राज्य व्यवस्था मैं आपको पढ़ाऊंगा जो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। हमारा YouTube चैनल 3.7 आनंद आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इस चीज़ को आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि भारत की राज्य व्यवस्था या किसी देश की राज्य व्यवस्था क्या होती है। और राज्य व्यवस्था के साथ साथ एक पार्ट पूछा जाता है कि जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत की राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो राज्य व्यवस्था क्या है, राज्य व्यवस्था क्या होती है, उसके मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, और भारत का संविधान और किस तरह से बना और किस तरह से भारत के संविधान में क्या क्या प्रोविज़न है, कितने आर्टिकल हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, संविधान किस तरह से बना, उसके बनने के उसके विकास की जो सीढ़ियां हैं कि किस तरह से भारत का संविधान इतने लंबे वर्षों 200-250 वर्षों के अंतराल में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को कॉन्क्वायर किया तो किस तरह से संविधान धीरे धीरे डेवलप हुआ। ये सारी चीज़ें हम इस पूरे सेशन में ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला टर्म है कि भारत की राज्य व्यवस्था, मतलब यह शब्द यह बोल रहा है कि राज्य व्यवस्था क्या होती है। सबसे बड़ा प्रश्न उठता यह है कि आखिर राज्य व्यवस्था होती क्या है। तो राज्य व्यवस्था को समझने के लिए अगर हम प्रयास करें तो हमको यहाँ दो टर्म दिख रहे हैं। एक टर्म दिख रहा है राज, और दूसरा टर्म जो दिख रहा है वो दिख रहा है क्या, व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था क्या होती है, तो जैसे राज्य का मतलब होता है कोई राज्य, जैसे राज्य से यहाँ आशय किसी देश से है। राज्य का मतलब क्या होता है, कोई राज्य। अब इस राज्य के शासन प्रशासन को चलाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, इस राज्य के शासन प्रशासन को चलाने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है उस व्यवस्था को हम उस देश की क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो राज्य व्यवस्था बड़ा सिंपल है कि किसी राज्य के शासन प्रशासन, किसी राज्य के शासन प्रशासन को चलाने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो यह पॉइंट क्लियर हो गया कि राज्य व्यवस्था क्या होती है। तो राज्य को चलाने के लिए बनाई गई, राज्य को के शासन प्रशासन को चलाने के लिए बनाई गई व्यवस्था को हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। अब राज्य क्या होता है, सबसे बड़ी बात, राज्य आखिर होता क्या है। तो इस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे कि राज्य आखिर होता क्या है। तो देखिए, ये राज्य शब्द का अर्थ मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि राज्य क्या होता है। देखिए, एक राज्य क्या होता है, एक राज्य वह होता है जिसका एक निश्चित भूभाग हो। मतलब कोई भी राज्य है या कोई भी देश है या कोई भी जगह है तो उसका एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। जैसे हमारे भारत देश का एक निश्चित भूभाग है, ठीक, हमारे भारत देश का एक निश्चित भूभाग है। तो राज्य होने की सबसे पहली शर्त क्या है कि किसी देश का एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, प्लस और क्या होना चाहिए, उस देश की एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, उस देश की एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। दो चीजें हमने देख ली कि राज्य वह होता है जिसका एक निश्चित भूभाग होता है, ठीक, जिसकी एक निश्चित जनसंख्या होती है। और क्या हो सकता है, राज्य वह भी होता है जिसमें एक सरकार होती है, और राज्य वह भी होता है जो पूरी तरह से संप्रभु होता है। मतलब अगर हम भारत की बात करें तो 1947 से पहले क्या भारत राज्य नहीं था। 1947 से भारत एक राज्य था, लेकिन कैसा राज्य था, यह एक ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी। यह एक ब्रिटेन का क्या था, औपनिवेश था। मतलब औपनिवेश का मतलब कि भारत पर जो सत्ता थी वह ब्रिटिश थी। तो भारत क्या है, एक संप्रभु, एक सॉवरेन नेशन नहीं था। लेकिन वर्ष 1947 के बाद भारत क्या है, एक अधिराज्य बना, तब जाके भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। जैसे हम प्रस्तावना में पढ़ते भी हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब ये चीजें, तो मतलब एक राज्य को होने के लिए शर्तें ये है कि राज्य वह होगा जिसका एक निश्चित भूभाग हो, एक निश्चित जनसंख्या हो, एक निश्चित सरकार हो,
और वह सरकार कैसी हो, अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों के लिए कैसी हो, संप्रभु हो। तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कह देते हैं, ऐसे क्षेत्र को हम राज्य कहते हैं। लाइक और कमेंट करते रहिएगा। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रही है तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं, या फिर जो भी जैसा है बीच में आप इसके लिए अगर कोई सुझाव है तो आप अपना कोई सुझाव भी मुझे दे सकते हैं। तो राज्य की परिभाषा समझ में आ गई। अब इसी भूभाग जनसंख्या सरकार को चलाने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है उसको हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब देखिए, भारत एक राज्य है, लेकिन भारत में पहले अंग्रेजों का शासन था। वर्ष 1947 में, उस वर्ष 1947 से पहले भारत में अंग्रेजों का शासन था। और अगर 1600 ईस्वी के पहले देखें तो भारत में मुस्लिम शासन था। और भी बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर समय समय पर शासन किया। तो जब मुगल पीरियड था तब व्यवस्थाएं अलग थी, और जब आधुनिक काल आया, मतलब जब अंग्रेजों का समय आया, यूरोपीय कंपनियों का समय आया, तब व्यवस्थाएं बदल गई। मतलब मुगलों के समय में जो व्यवस्था थी वह सामंती प्रकार की व्यवस्था थी, वह आधुनिक विश्व की राज्य व्यवस्थाओं से मैच नहीं करती थी। लेकिन भारत के संविधान को चूंकि हमें पढ़ना है, इसलिए हम मुगलों की व्यवस्था के इतर हम पढ़ेंगे क्या, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं, कि किस तरह से अंग्रेज भारत आए और भारत के व्यापार को, भारत के शासन प्रशासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए उन्होंने जो अधिनियम ले आए, जो नियम ले आए, उन्हें हम पढ़ेंगे। तब जाके हमें यह पता चलेगा कि भारत का संविधान एक दिन या 2 दिन या 1 साल या 6 महीने या 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल का परिणाम नहीं है, बल्कि यह इसका एक लंबा इतिहास है। लगभग 250-300 वर्षों के लंबे इतिहास और लंबे अनुभव के बाद भारत का संविधान निर्मित हुआ है। तो हमें थोड़ा सा हिस्ट्री के पृष्ठभूमि पर जाना होगा और हमें देखना होगा कि व्यवस्थाएं क्या थी। जैसा कि आपको पता है, आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ यूरोपियन कंपनी आने लगी थी। जब धीरे धीरे सामुद्रिक यात्राएं होने लगी तो दूसरे देशों से लोग आके भारत में व्यापार करने के लिए कई देशों के लोग भारत आए, और वह व्यापार में हमारा जो भारत देश था वह मसालों के लिए बहुत फेमस था। मसालों के अलावा सूती कपड़ों के लिए बहुत फेमस था। तो जो भी हमारे यहाँ संसाधन थे, वह संसाधन बाकी उच्च अक्षांशीय देश जहां काफी ठंड पड़ती है वहां वो संसाधन नहीं पाए जाते थे। तो जब यूरोपीय कंपनियां आई तो उन्होंने वहां से कुछ सामान लाते थे, और यहां से जो है मसाले, सूती कपड़े और भी तरह तरह के सामान अपने साथ ले जाते थे। तो इससे उनको बहुत ज्यादा क्या हुआ, मुनाफा हुआ। तो किस तरह से सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी आई, तो आपको पता है कि सबसे पहले भारत पुर्तगाली कंपनी आई, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। आप ऐसा कह सकते हैं, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका एक क्रम है, मैं आपको बताता हूं कि आपको पता है कि सबसे पहले वर्ष 1498 में एक पुर्तगाली नाविक था जिसका नाम था वास्को डिगामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरा। अब वह भारत आके उसने जो व्यापार किया उससे उसने लगभग, मैंने ऐसा पढ़ा था कि 117 गुना मुनाफा कमाया। जब उसने इतना मुनाफा कमाया और वापस जो है अपने देश पुर्तगाल गया, तो पूरे पुर्तगाल के साथ साथ इंटायर यूरोप ये पता चल गया कि पूरब में कोई ऐसा देश है जहां पे भारी मात्रा में मसाले, सूती कपड़े और तरह तरह के संसाधन पाए जाते हैं। अब जब पुर्तगाली आए उसके बाद से तो एक होड़ सी लग गई, बहुत सारी यूरोपियंस कंपनी क्रमबद्ध तरीके से भारत आना चालू कर दी। पर सारी यूरोपीय कंपनियां भारत में अपना एस्टेब्लिशमेंट नहीं जमा पाई। सिर्फ एक ही कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारत में क्या है अपना आधिपत्य जमाया। तो पहले थोड़ा देख लेते हैं
1498 में पुर्तगाली भारत आए। वर्ष 1600 में अंग्रेज भारत आए, मतलब ब्रिटेन से। उसके बाद 1602 में डच आए। 1616 में डेनिश आए और अंततः 1664 में फ्रांसीसी आए। मतलब आप देख रहे हैं ये डेनमार्क वगैरह के क्षेत्र से डच, नीदरलैंड और डेनमार्क, यहाँ से भी लोग आए, फ्रांस से आए, अंग्रेज आए, ब्रिटेन से आए, पुर्तगाल से आए। इन सब ने भारत पे जो है अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। लेकिन जब इनके बीच आपस में जो झड़प हुई, उस झड़प में, उस लंबी झड़प में इन यूरोपीय कंपनियों में एक ही कंपनी भारत में टिक सकी, जिसने अपने अदम्य साहस से बाकी यूरोपीय कंपनियों को भारत के व्यापार क्षेत्र से हटा दिया। और उस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो अंग्रेजों की कंपनी आई थी, उस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यह एक बैकग्राउंड था। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये आए मुनाफा कमाने थे, लेकिन वो यहाँ पे धीरे धीरे उन्होंने एक राज्य का निर्माण कर लिया, एक औपनिवेश का निर्माण कर लिया, एक कॉलोनी इन्होंने बना ली। और धीरे धीरे समय बदलने के साथ वो यहाँ का शासन प्रशासन भी चलाने लगे। तो जब अंग्रेजों ने यहाँ शासन प्रशासन चलाना चालू किया, जब अंग्रेजों ने यहाँ अपना शासन प्रशासन चलाना चालू किया, तो एकदम से शासन प्रशासन नहीं चलाना चालू कर दिया। इसके लिए इन्होंने कई युद्ध लड़े। इसके पहले बहुत सारी नीतियां, अनुनय विनय की नीति से इन्होंने पहले सूरत में अपना कारखाना, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ज्यादा डेप्थ में वहां नहीं जाएंगे, कि धीरे धीरे पहले एक कारखाना खोला, एक कारखाना से दो कारखाना खोला, दो कारखाना से तीन कारखाना खोला, फिर यहाँ के राजाओं को आपस में भिड़ाया और यहाँ के राजाओं को आपस में लड़ा के उस क्षेत्र पर किस तरह से अधिकार किया, वो सारी चीजें देखते हैं। तो मेन दो क्रांति हैं जो अंग्रेजों ने भारत में जीती, और उसके बाद यह तय हो गया कि अब भारत पे कौन शासन करेगा, या भारत का भविष्य अब किसके हाथों में है। तो दो लड़ाई आपको याद रखनी है। एक है प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई जो हुई थी वह 1757 में हुई थी, और दूसरी जो लड़ाई है वो है बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई जो हुई थी वह 1764 में हुई थी। इन दो लड़ाइयों ने यह साबित कर दिया कि भारत का भविष्य अब किसके हाथ में है। जो भारत में रह रहे हैं उनके हाथ में है, या मुगलों के हाथ में है, या नवाबों के हाथ में है, या फिर अंग्रेजों के हाथ में है। तो इसका परिणाम सबको पता है कि इसके बाद अंग्रेजों के हाथ में भारत का भविष्य आया। कैसे? प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई। प्लासी की लड़ाई क्या थी? भारत का एक बहुत ही रिच एरिया था जिसको हम कहते थे बंगाल। यह भारत का सबसे ज्यादा धनवान एरिया, सबसे ज्यादा रिच एरिया था बंगाल। बंगाल का एक नवाब था जिसका नाम था सिराज उद दौला। बंगाल का एक नवाब था सिराजुद्दौला। अच्छा, यह सिराजुद्दौला अंग्रेजों की नीतियों को समझता था और काफी जल्दी जो है यह एक्शन लेना चाहता था। काफी इसने जल्दबाजी भी की। अंग्रेजों के खिलाफ इसने कई मोर्चे जो है काफी जल्दबाजी में छेड़ दिए। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि उसे इतनी आतुरता नहीं दिखानी चाहिए, उसे थोड़ा दिमाग से काम कर, जो भी रीजन है। तो इसमें हुआ क्या कि अंग्रेजों ने क्या किया कि सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। बक्सर को थोड़ा सा हटा देते हैं, प्लासी समझते हैं। मीर जाफर, यह कौन था? यह सिराजुद्दौला का सेनापति था। इसने क्या किया कि यह जो मीर जाफर है यह मिल गया किससे? अंग्रेजों से। यह किससे मिल गया? अंग्रेजों से मिल गया। अब जब यह अंग्रेजों से मिल गया और चूंकि यह सेनापति है, तो जब युद्ध हुआ प्लासी का, तो अंग्रेज वर्सेस सिराज, इसमें क्या हुआ कि इसके विश्वासघात के कारण इसकी सेना युद्ध क्षेत्र में सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ी ही नहीं, और यह युद्ध में सिराजुद्दौला क्या हुआ? पराजित हुआ, और अंग्रेज जो है इसमें विजयी हो गए। इस तरह की जीत के बाद बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वह अंग्रेजों के हाथ आ गया। प्लासी की जीत के बाद बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा
अंग्रेजों के हाथ में आ गया। अब जब यह हिस्सा अंग्रेजों के हाथ में आ गया प्लासी के बाद, तो उन्होंने क्या किया, मीर जाफर ने विश्वासघात किया था और अंग्रेजों का साथ किया था, इसलिए मीर जाफर को अंग्रेजों ने क्या बनाया, बंगाल का नवाब बनाया। बंगाल का नवाब बनाया। उनकी डील ही ऐसी हुई थी कि अगर हम यह युद्ध जीत जाते हैं तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। लेकिन मीर जाफर ने बदले में अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेजों ने युद्ध में साथ दिया था, अंग्रेजों ने ही सिराजुद्दौला को हराया, तो अंग्रेजों को बहुत सारी रिश्वत दी, बहुत सारा धन दौलत दिया, और लगातार मीर जाफर जो है अंग्रेजों को संतुष्ट करने के लिए धन दौलत और रिश्वत देना उसने चालू किया। लेकिन जब धीरे धीरे राजकोष जो है खाली होने लगा, तो मीर जाफर को एक चीज समझ में आई कि इन अंग्रेजों का पेट कभी नहीं भरेगा, चाहे मैं अपने आप को क्यों ना लुटा दूं। मीर जाफर, कुछ अंग्रेज ऐसा भी कहते हैं, किताबों में आपने पढ़ा होगा कि मीर जाफर, अंग्रेज ऐसा कहते हैं कि मीर जाफर वह सोने की थैली है कि जिसमें हाथ डालो और जी चाहे उतना सोना निकाल लो। तो इस तरह की मानसिकता थी अंग्रेजों की, और उन्होंने मीर जाफर को बहुत लूटा खसोटा, और बंगाल का सारा रेवेन्यू लगभग क्या हुआ कि उन्होंने हड़प लिया। इससे क्या हुआ, उनकी सेनाएं बहुत सशक्त हुई। एक तो यूरोपियन सेना पहले से सशक्त थी, सामंती व्यवस्था वहां थी नहीं, बंदूक का आविष्कार हो गया था, नई चीजों का आविष्कार हो गया था, सशक्त तो वो थे ही, लेकिन साथ में अब उनके पास क्या है, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू, बंगाल का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू हाथ में लग गया। अब मीर जाफर को यह समझ में आ गया कि मैं यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाऊंगा और एक दिन पूरा खाली हो जाएगा। तो मीर जाफर ने क्या किया, मीर जाफर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा। जब मीर जाफर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा और जब अंग्रेजों को यह बात समझ में आई कि मीर जाफर मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को क्या किया, गद्दी से उतार दिया और मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। देख रहे हैं अंग्रेजों की स्ट्रेटेजी, देखिए कि उन्हें समझ में आ गया कि मीर जाफर अब हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए मीर जाफर को गद्दी से उतारा और मीर कासिम उसके दामाद को उन्होंने बंगाल का नवाब बना दिया। अब उन्होंने इसी क्रम में लगातार यह क्रम जारी रहा। मीर कासिम को जब बना दिया तो ऐसा तो है नहीं कि वो मीर कासिम को लूटेंगे नहीं, क्योंकि उनका काम क्या था, लूटना और सिर्फ लूटना। तो मीर कासिम को भी बहुत जल्द यह समझ में आ गया, और मीर कासिम थोड़ा चालाक टाइप का आदमी था। मीर कासिम को यह समझ में आ गया कि इन अंग्रेजों का पेट कभी नहीं भर सकता। वह भी यह चीज जान गया, और वह क्या है, वह एक योजना बनाने लगा, राजधानी परिवर्तन वगैरह उसने किया, है ना, राजधानी का परिवर्तन किया। जब उसने राजधानी का परिवर्तन किया तो यह चीज अंग्रेजों को बहुत बुरी लगी कि ये तो वही काम कर रहा है जो मीर जाफर कर रहा था, और उन्हें क्या चाहिए थी, हाथ की कठपुतली चाहिए थी जो उनके इशारों पर नाचती रहे, और मीर कासिम ऐसा व्यक्ति था नहीं। तो मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम को समझ में आया कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मीर कासिम क्या किया कि बंगाल से मीर कासिम अवध गया। अवध आज का लगभग उत्तर प्रदेश का एरिया। अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला। अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मीर कासिम मिला और देखा, बोला कि देखो ऐसी कंडीशन है, यह अंग्रेज किसी को छोड़ने वाले नहीं है। अब इन दोनों ने, मीर कासिम और शुजाउद्दौला मिलकर कहाँ गए, दिल्ली। कहाँ गए, दिल्ली। दिल्ली के तख्त पर कौन थे, मुगल। तो यह मुगलों के पास गए। मुगल सम्राट उस समय था, मुगल सम्राट कौन था, शाह आलम द्वितीय। अब यह मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के पास गए और बोले कि ऐसा है, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो मुगलों की सत्ता भारत से बहुत जल्द जो है गायब हो जाएगी, और मुगलों की ही सत्ता नहीं गायब हो जाएगी, हम सब किसी काम के नहीं बचेंगे। तो यह एक त्रिगुट बना, और यह छोटा मोटा त्रिगुट नहीं था, क्योंकि केंद्र में सत्ता किसकी थी, केंद्र में सत्ता थी मुगलों की। अब यह मुगल सत्ता उभर के सामने आएगी, ऑफिशियली मुगल सत्ता का टकराव होगा अंग्रेजों से। तो तीन चीजें आप देखिए, समझिए।
सेंट्रलाइज पावर क्या थी? मुगल। तो मुगल सत्ता शाह आलम के नेतृत्व में, ठीक, और प्लस अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम। यह एक त्रिशंकु बनता है, यह एक त्रिगुट बनता है, और यह संयुक्त त्रिगुट जो काफी शक्तिशाली था, इनकी तीनों की सेनाएं मिलाकर बहुत थी। इनका जो शक्तिशाली त्रिगुट है वह लड़ता है किससे? अंग्रेजों से। किससे लड़ता है? अंग्रेजों से। घमासान युद्ध होता है, और घमासान युद्ध का परिणाम जो होता है वह यह होता है कि बड़ी बुरी तरीके से मुगलों को और मुगलों के साथ साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम को तथा शाह आलम द्वितीय को बुरी तरह से अंग्रेज क्या कर देते हैं? बुरी तरह से डिफीट कर देते हैं, बुरी तरह से हरा देते हैं। मतलब एक केंद्रीय शक्ति की नींव तोड़ दी। हालांकि वह उसकी नींव वैसे भी पहले से चरमरा चुकी थी, उन्हें पता था कि इस पे एक वार करने की जरूरत है, यह खुद में खुद गिर जाएगी। तो फिर भी एक तीन शक्तियों के साथ अंग्रेजों ने अपनी युद्ध में अदम्य क्षमता दिखाई और इस युद्ध को जीत गए। हालांकि इस युद्ध के पीछे कई कारण गिनाए जाते हैं कि अंग्रेज क्यों जीत गए। तो सबसे बड़ी बात क्या है? अंग्रेजों का जो सेना का नेतृत्व था वह बहुत ही, शायद हेक्टर मुनरो वगैरह इस तरह के सेनापति थे, तो नेतृत्व बहुत उम्दा था। जो अस्त्र शस्त्र थे वह अस्त्र शस्त्र क्या थे? आधुनिक थे, जैसे बंदूक, गोला, हथियार, है ना, यह अस्त्र शस्त्र थे। लेकिन भारतीयों की व्यवस्था कैसी थी? सामंती व्यवस्था थी। घोड़े में बैठ के तलवार और डंडा लाठी से लड़ना, यही सब चला आ रहा था। तलवार से तो आप बाद में मारेंगे, आप तलवार उठाएंगे वह सामने से गोली मार देगा, आप मर जाएंगे। तो सेना का नेतृत्व अच्छा था। अस्त्र शस्त्र आधुनिक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। इसके अलावा इनके पास रेवेन्यू भी अच्छा था, क्योंकि बंगाल का एक बहुत बड़ा क्षेत्र हाथ में लगा था। 1757 से लेकर 1763 तक इन्होंने बंगाल को खूब लूटा। और उसके अलावा भी ब्रिटेन एक बहुत बड़ी कंट्री थी, एक बहुत रिच कंट्री थी। तो ये सारी चीजें थी। तो इन सारी चीजों की वजह से जो है भारत की सत्ता, जो मुगल सत्ता थी, वह पूरी तरह से चरमरा गई। और उस सत्ता पर काबिज कौन हो गए? अंग्रेज। उस सत्ता पर काबिज कौन हो गए? अंग्रेज। तो प्लासी के बाद ये जो बक्सर का युद्ध हुआ, ये जो युद्ध हुआ, इसको हमने क्या कहा? ये जो तीन सेनाओं का संयुक्त युद्ध हुआ, इसी को हमने क्या कहा? बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर, रिवीजन कराता हूं, प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया, मीर जाफर नवाब बना। लेकिन मीर जाफर के षड्यंत्र के कारण उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। लेकिन मीर कासिम ने जाकर शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय से क्या है? एक संधि की। और उस संधि के बाद क्या है कि तीनों सेनाएं आसपास बक्सर के मैदान में आपस में आमने सामने थी। और अंग्रेजों ने अपने अदम्य साहस से शुजाउद्दौला, जो कि अवध का नवाब था, मुगल सम्राट जो कि दिल्ली में बैठे थे, और बंगाल के नवाब मीर कासिम को संयुक्त रूप से हरा दिया। और इसको हराने के बाद कहते हैं कि अब यह फैसला हो गया कि भारत का भविष्य अब किसके हाथों में है। क्योंकि अंग्रेजों को हरा के इन्होंने क्या किया कि मुगल सम्राट को, जो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, इनको इन्होंने मात्र एक क्या बना दिया? एक पेंशनर बना दिया। सबसे पहले पेंशनर थे ये। एक पेंशनर बना के इनको बिठा दिया कि आप यह पेंशन लो और बैठे रहो। अब इन्होंने क्या किया कि शाह आलम को कुछ क्षेत्र, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला पूरा क्षेत्र इन्होंने कॉन्कर किया। कैसे? एक संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि। 1764 के बाद एक संधि हुई, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। इस इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैध शासन लाया। एक तरह का द्वैध शासन, डायरकी। यह द्वैध शासन क्या था? समझिए। इनके अनुसार, इस द्वैध शासन के अनुसार, बंगाल में जो बंगाल का नवाब है वह कौन रहेगा? बंगाल का नवाब बनने में इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन्होंने द्वैध शासन ले आया। इस द्वैध शासन का मतलब यह था, इसमें दो चीज होती थी। एक होती थी दीवानी और एक होती थी निजामत।
दीवानी जो है वह आर्थिक मामलों से संबंधित था, पैसा रुपया, और निजामत जो थी वह शासन प्रशासन से संबंधित थी। तो इन्होंने कहा कि हमको निजाम नहीं बनना है, हमको इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको दीवानी से मतलब है। और इन्होंने आर्थिक मामलों को अपने हाथ में ले लिया। इलाहाबाद की संधि के बाद जब द्वैत शासन लगाया तो इन्होंने दीवानी का पूरा अधिकार अपने हाथों में ले लिया। बहुत सारी क्षतिपूर्ति भी इन्होंने ली, युद्ध में जो क्षतिपूर्ति हुई उसका भी इन्होंने तीनों से संयुक्त रूप से लिया, और दीवानी का आर्थिक पूरा अधिकार, दीवानी का पूरा अधिकार अपने हाथों में ले लिया और निजाम के हाथ में प्रशासन का अधिकार सौंप दिया। अब दिक्कत ये हुई कि जिसको शासन प्रशासन चलाना है उसके पास किसी भी प्रकार का रेवेन्यू नहीं, किसी भी प्रकार का पैसा रुपया नहीं, और जिसे शासन नहीं चलाना है उसके पास दीवानी का अधिकार है। तो इस तरह की कुछ कंडीशन निर्मित हुई। तो इस प्रकार से उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा 1773 आते आते, जब तक रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आया, 1773 तक बंगाल को इतना जम के लूटा, इतना जम के खसोटा। मतलब आप सोचिए, लगातार पहले से तो लूटते आ ही रहे थे। प्लासी से 1757 से लेकर 1773 आने तक, जब तक कोई एक्ट वहाँ से पास नहीं हुआ ब्रिटेन से, तब तक उन्होंने बहुत लूटा। और उसके बाद जब ब्रिटेन में यह बात पता चली कि इस तरह से लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है, तो समय समय पर ब्रिटेन ने क्या है, नए नए एक्ट, वहाँ की पार्लियामेंट ने नए नए एक्ट भारत में रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लेके आए, जिसे हमने क्या कहा, रेगुलेटिंग एक्ट कहा। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से वह ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखेंगे। तो आज के सेशन में यह पृष्ठभूमि थी, ये आज के सेशन में इतना ही। अब हम शुरू करेंगे क्या, अब हम शुरू करेंगे सीधे अधिनियम, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। तो अब जब देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ समझा देना चाहता हूँ जाते जाते, कि अब इनके पास क्या हो गया। अंग्रेजों के पास अगर आप देखिए तो भूभाग इन्होंने जीत लिया, भूभाग तो इन्होंने जीत लिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का पूरा क्षेत्र इनके हाथ लग गया। इसके अलावा, भूभाग के अलावा यहाँ जनसंख्या भी है, और इन्होंने यहाँ पर सरकार इस्टेब्लिश की, अपनी द्वैत शासन लगा दिया। एक तरह से इन्होंने हालांकि इन्होंने डायरेक्ट शासन प्रशासन नहीं किया, लेकिन था इनके हाथ में, ये पूरा कंट्रोल करते थे। 1773 के बाद तो पूरा एकदम बिल्कुल एकदम एक्ट पास होने लगे, और पूरा इस तरह से सिस्टम बन गया कि ये पूरा जो है सरकार जो है ये पूरा ब्रिटिश सरकार बन गई, और जो क्षेत्र इन्होंने जो कॉन्कायर किया उसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाने लगा। तो एक्ट में धीरे धीरे समझेंगे कि किस तरह से एक क्षेत्र को इन्होंने अपना औपनिवेश बना लिया, अपनी कॉलोनी बना लिया। तो यह जो भारत है वह 1757 और 1764 के युद्ध के में हारने के बाद एकमात्र ब्रिटेन का औपनिवेश बन गया, और जिसका शोषण लगातार जारी रहा। और समय समय पर जो एक्ट पास हुए, उससे जो अनुभव हमें प्राप्त हुआ, उससे हमारा धीरे धीरे संविधान निर्मित हुआ। तो आज के लिए ये भूमिका इतनी ही। कल मैं एक्ट चालू करूँगा, अधिनियम चालू करूँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।